दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे मेहमान हैं राजीव डोगरा जी, जो हिमाचल कांगड़ा से हैं और एक हिंदी अध्यापक हैं। सर जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जयदीप पत्रिका और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे शुभ अवसर प्रदान किया। जी। सर जी, आप एक हिंदी के अध्यापक हैं। ऐसे में आप हिंदी के भविष्य को कहाँ देखते हैं वर्तमान परिदृश्य में? क्योंकि आप बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, बच्चों की रुचि को आप समझते हाँ हैं। जी। तो इसलिए ये सवाल मेरा है पहले आपसे। सर मैं देखूँ तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मगर सबसे बड़ी हमारी जो समस्या आधुनिक समय में ये है कि हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है वो सरकारी स्कूलों में देखने को अधिक मिल मिल रहा है। जैसे मैं हिमाचल की बात करूं तो अब पिछले साल से एक नया नियम लागू हो रहा है कि अब बच्चों का जो मीडियम है वो हिंदी की जगह अंग्रेजी होगा। तो इससे थोड़ा लगता है कि आने वाले समय में हिंदी पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। मगर फिर भी एक बात है कि हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस चीज को आगे लेकर आ रहे हैं। जैसे मैं अपना अपना खुद का ही बताऊं तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे विद्यालय में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं कविता कहानी निबंध लेखन के बारे में जानकारी दूं। क्योंकि मेरे बाद हिंदी साहित्य रुकना नहीं चाहिए, लगातार अविराम चलता ही जाना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को भले वो 2 लाइनें लिखे 4 लाइनें लिखे उनको सिखाऊं कि वो लिखना शुरू करें। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और भाषाओं का जो प्रभाव है इस पर पड़े जरूर, मगर उस ढंग से ना पड़े कि हिंदी साहित्य समाप्ति हो जाए। सर, आपका हाँ। हिंदी के प्रति रुझान बचपन से था या फिर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे हिंदी में ही अपना करियर बनाना है? एक अध्यापक के तौर पर आपने एमए किया, बीएड किया, यूजीसी किया और हाँ नेट जी। निकाला। हाँ जी सर, मेरा बचपन से थोड़ा था हिंदी के प्रति रुझान था। वैसे मेरा जो मीडियम शुरू से रहा है वो पंजाबी रहा है, क्योंकि मैं पंजाब में मेरी शिक्षा हुई है। तो मेरा जो मीडियम है वो पंजाबी रहा है, पर फिर भी हिंदी के प्रति जो मेरा लगाव है वो हमेशा ही रहा। और क्योंकि बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ तुकबंदी करने की आदत थी। और चाहता था कि कभी ना कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मेरी जो कविता है किसी न किसी पत्रिका में या अखबार में प्रकाशित हो। तो पहली बार 2015 में जब मैं एमए कर रहा था तो तब मुझे मौका मिला कि मेरी जो कविता है अपने कॉलेज की जो मुख्य हमारी जो पत्रिका होती है उसमें प्रकाशित होने का मौका मिला। थोड़ा सा विराम रहा उसके बाद, पर 2018 के बाद मैं लगातार हिंदी साहित्य से जुड़ा हूँ। और कविता कहानी निबंध है कुछ भी है, मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादातर मेरी जो कविताएं ही प्रकाशित होती हैं, कहानियां तो मैंने अभी एक दो ही लिखी हैं। मगर कविता के क्षेत्र में मुझे रुझान बना हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक हफ्ते में एक कविता तो मैं अपनी प्रकाशन के लिए भेजूं ही भेजूं कहीं ना कहीं। जी। सर, ये अनकहे जज्बात जो आपने पुस्तक लिखी है, ये काव्य संग्रह है आपकी। तो उसके बारे में हाँ बताइए, जी, हाँ कहाँ जी। से आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अब अपनी कविताओं को एक पुस्तक का रूप दे दिया जाए? सर इसके लिए भी मैं विशेष रूप में धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे शिमला में मेरी जानकारी में है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर जी हैं रोशन जसवाल जी। तो पहली बार मैं उनकी किताब में ही प्रकाशित हुआ था। और उनके कहने पर ही मैंने इस किताब को प्रकाशन हेतु करने का सोचा, क्योंकि उनका बड़ा मेरे साथ था। वो बार बार कहते थे कि राजीव नहीं, आप पत्र पत्रिकाओं और अखबारों तक ही सीमित मत रहो, आप किताब निकालो अपनी। तो मेरी किताब में मैं बोलता हूँ किताब का 80% जो हिस्सा है उन्होंने ही तैयार किया है। और मैं इस मंच से माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मेरी जो पहली किताब है प्रकाशित हुई है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं, निर्मल स्वच्छ हृदय वाले व्यक्ति की इतनी बड़ी अ, पदवी पर बैठने के बावजूद भी उनका लगाव मेरे प्रति बहुत अच्छा था। और 2018 में पहली बार उनसे मेरी ऑनलाइन ही मुलाकात हुई। और आप सोचोगे तब मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य भी नहीं कर रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी
पदवी पर व्यक्ति विराजमान है और किताब निकालते हैं, और मुझे फोन आया कि राजीव जी, आप आपकी जो पहली कविता है मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं माँ के नाम की एक काव्य संग्रह निकाल रहा हूँ, और आप उसमें अपनी कविताएं भेजिए। ऐसे उनसे मेरा जो जुड़ाव हुआ, और धीरे धीरे उनके बाद उन्होंने कई किताबें निकाली हैं जिनमें मेरी कविताएं प्रकाशित हैं। मगर उन्हीं के ही मैं सहयोग से और उन्हीं के धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के सहयोग से मुझे अपनी पहली किताब प्रकाशित करने का मौका मिला। नहीं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी किताब भी निकालूंगा। मगर बोलते हैं कुछ लोग हमें जिंदगी में ऐसे मिलते हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना चाहते हैं। भले हमारे साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होता, मगर फिर भी वो कोशिश करते हैं कि जीवन में हम उठें। तो वो ऐसे ही व्यक्ति हैं। सर जी, आप पहाड़ी राज्य से हैं और पहाड़ी हाँ जी। बोलचाल जानते ही होंगे। क्या हिंदी ने पहाड़ी बोलचाल के साथ साथ अन्य बोलियों को भी खत्म कर दिया है धीरे धीरे? अ, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में इस समय जो हमारी पहाड़ी भाषा है वो संघर्ष कर रही है। क्योंकि अपने संविधान की जितनी भी सूचियां हैं हमारी भाषा से संबंधित, उसमें हमारी पहाड़ी भाषाओं को अभी पूर्ण रूप में स्थान नहीं मिला है। और मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद भी अभी तक पहाड़ी कविताएं नहीं लिखता हूं, क्योंकि मैं रहा ही पंजाब में हूं। तो मेरी शब्दावली में ज्यादातर जो शब्द हैं वो पंजाबी के हैं। तो मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ पहाड़ी भाषा में लिखूं। और नहीं, जहां तक मैं देखूं कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी ने कभी भी किसी भाषा को खत्म नहीं किया है। हिंदी ने बहुत सारी भाषा के शब्दावलियों को, शब्दों को अपने में समाहित कर लिया है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं पूर्ण रूप में कहीं पहाड़ी कविता ना लिख सकूं तो कम से कम उस भाषा के शब्द को उस कविता में शामिल करूं, कि किसी भी भाषा को खत्म नहीं होने देना चाहिए। हाँ। सर जी, आप हिंदी अध्यापक के रूप में 2019 से हिमाचल शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। हाँ जी। आपके क्या अनुभव रहे हैं बच्चों के साथ? और पहाड़ी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो पहाड़ों का जो जीवन होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ जी, मैं 2019 से कार्य कर रहा हूँ, और पहाड़ों में ये है कि आप लगाइए कि मौसम बदलता रहता है हर समय, पता नहीं होता कब क्या हो जाना है। काफी समय तक तो मैं बताऊं कि मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लगा कि शहर की आदत पड़ी है, पंजाब की सब कुछ आमने सामने ही है, पर यहाँ पहाड़ों में कहीं दूर जाना, कुछ छोटी सी चीज भी लेनी है, कुछ चीज लेनी है तो बाजार बहुत दूर होते हैं। अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो हमारी कांगड़ा के जो स्कूल है वो जो लगभग हैं रोड की साइड पे ही हैं। मगर हिमाचल की बात करें ऊपर वाले इलाकों की, उनके स्कूल बहुत दूर दूर हैं। तो वहां पर बच्चों का आना जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और बाहर से जो अध्यापक जाते हैं कांगड़ा से अन्य जिलों में, उनके लिए भी बहुत बहुत कठिन होता है। इसको इस चीज को आप लगाओ कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे वो करें। मगर मैंने देखा कि पहाड़ों में रहने वाले बच्चे इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इतनी मेहनत करते हैं कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अपने इस विद्यालय की बात करूं तो अभी मेरे मेरे दोस्त दो जो छात्र हैं वो आर्मी में गए हैं। तो खुशी होती है कि देखो, इतना पहाड़ी क्षेत्र में इतना करने के बावजूद भी बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे टीचर भी लग गए हैं मेरी तरह, कुछ आर्मी में जा रहे हैं, कुछ वन विभाग में जा रहे हैं। भले वो कुछ भी करें, मगर हमारे लिए उनका जो लगाव है वो हमेशा ही रहता है। अध्यापक का लगाव तो रहता ही है, और बच्चों को मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपका भला दो ही व्यक्ति चाहते हैं, एक आपके माता पिता है, दूसरे आपके अध्यापक हैं। तो उनके प्रति आपका जो मान सम्मान है हमेशा बना रहना चाहिए। और बाकी मैं अपनी बात करूं, मैं हर क्षेत्र में बच्चों को आगे करने की कोशिश करता हूं। बहुत बार तो आपकी पत्र पत्रिकाओं में मेरी बच्चों की जो कविताएं आती रहती है प्रकाशित होने को, जी बहुत जी बार मैंने जैदी पत्रिका में भी भेजी है। जी। तो वो प्रयास है कि उनको भी मैं आगे लेकर आऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने तक ही अपने गुण को, अपनी कला को अपने तक रखूं। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो गुण है, वो कला है, वो मेरे छात्रों में जरूर होना चाहिए। एकदम एकदम। सर जी, जैसा आपने कहा कि एक बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसके माँ बाप और गुरु के अलावा कोई उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे में हमारे सरकारें जो हाँ जी। हाँ जी। अध्यापक हैं, अध्यापकों को इतना काम दे देती हैं सरकारी कि वो पढ़ाने के बजाय उस काम में हाँ। व्यस्त रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, इस बारे में तो मैं अब क्या बोलूँ कि देखो, अगर हम किस क्षेत्र में गए हैं तो हमें उससे जुड़े हुए कार्य तो करने ही पड़ेंगे। जी। अगर हम यही बहाना लगाते रहेंगे कि नहीं, हमारे पास बहुत काम है और हम बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, वो तो हमारी गलती है। अगर हमारी ही गलती मानता हूँ, अगर हमने किसी चीज को अपनी मर्जी से हासिल किया है तो उसके प्रति प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है कि कितना भी काम हो हमें वो करना ही चाहिए। और विद्यालय में आपको पता है कि 36 तरह के कार्य होते हैं, मगर हमें समय निकाल कर अपने कार्य, हर कार्य को करते हुए बच्चों को आगे लेकर आना ही पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि सरकारी तंत्र में काम बहुत है, अध्यापकों के पास समय नहीं है, वो पढ़ाएं या काम करें या बच्चों को कुछ नया सिखाएं। नहीं, हमें सब कार्य करते हुए करना चाहिए। जैसे हमारा मानव जीवन है, मानव जीवन में हम घर बार में भी है, हर तरह का कर रहे हैं, फिर भी हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं। उसी प्रकार हम विद्यालय में जा रहे हैं तो बच्चे भी तो ईश्वर का ही एक रूप है। अगर हम उनको अनदेखा करेंगे, उनको नहीं सिखाएंगे, तो हम वास्तव में ईश्वर का ही अपमान कर रहे हैं। बहाने तो हर कोई हर क्षेत्र में लगाएगा लगाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि काम चलता रहेगा, उसके लिए मनाही नहीं है। हमें समय खुद निकालना है और मैनेज करना है कि कैसे हम उस चीज को इस ढंग से करें कि हम हर चीज को सही ढंग से कर सके। सर जी, इसके अलावा एक हाँ और जी। सवाल है मेरा। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बच्चे काफी तेज हाँ जी। होते हैं या उनके पास संसाधन ज्यादा होते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चों के हाँ मुकाबले। जी। क्या जो हाँ ये जी। खाई बनती जा रही है, ये आने वाले भविष्य के लिए सरकारी स्कूलों के लिए खतरा है? हम्म, देखिए, इसके बारे में ये है कि हमारे जो अभिभावक हैं, थोड़ी उनकी सोच पर भी है। हमारे अभिभावक सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में कुछ करवाया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता, शिक्षा होती ही नहीं है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो ऐसे सोच विचार करते रहेंगे तो ये खाई बढ़ती ही जाएगी। और हम लगाएं कि हर तरह की सुविधा सरकारी स्कूलों में इस समय उपलब्ध है। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो सरकारी विद्यालय में ना हो। पेन लगे हुए हैं, वाईफाई लगा हुआ है, आप लगाओ, खेल के मैदान है, हर चीज में बच्चों को आगे किया जा रहा है, पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं, बच्चों को सरकारी टूर जो जाते हैं वहां पर लेकर जा रहा है। अगर किसी प्रतियोगिता में बच्चा निकलता है तो उसको वहां आगे लेकर जा रहा है, फ्री स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इन चीजों को हमारे अभिभावक हैं, आम जनता को भी समझना समझना पड़ेगा, नहीं तो ये खाई बढ़ती जाएगी। और ये नहीं है कि सरकारी स्कूल के अध्यापकों में किसी प्रकार की कमी है। प्राइवेट स्कूल के जो अध्यापक है शायद वो इतने पढ़े लिखे ना भी हो, मगर मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूल में जो अध्यापक लगे हुए हैं वो पहले कमीशन दे रहा है, फिर इंटरव्यू दे रहा है, फिर जाकर वो कहीं इस पदवी पर पहुंच रहा है। तो उसको हम नहीं बोल सकते कि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि बच्चों को ना पढ़ाए। मगर बच्चों की जो माता पिता है उनका जो एक लेवल बन गया कि नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। और मेरी इसी चीज को लेकर थोड़ा सा संघर्ष रहता है, कोशिश रहती है कि नहीं, मैं अपने विद्यालय के बच्चों को आगे लेकर जाऊं और बताऊं कि हमारे विद्यालय में सब कुछ होता है। अब मैं अपनी बात करूं तो हमारे आसपास जितने हैं प्राइवेट स्कूल, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे की जो कविता है, कहानी है, हिमाचल के बाहर भी कहीं प्रकाशित होती होगी। एक हमारा ही जो स्कूल है, विद्यालय है, वहां के बच्चों की कविताएं हैं, या लगा लो एक छोटी सी खबर है, वो भी प्रदेश से बाहर चली जाती है। अमेरिका तक की भी बच्चों की कविताएं चली जाती हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि अध्यापक हैं। मैं नहीं बोलता अकेला मैं ही कर रहा हूँ, अगर मेरा प्रधानाचार्य होंगे, अन्य अध्यापक मेरी सहायता करेंगे, तभी ये कार्य सिद्ध होगा। जी। तो मैं मानता हूँ इस खाई को कम करने का यही है कि सोच को बदलना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में हर सुविधा है और हर अध्यापक कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझे और हर क्षेत्र में आगे लेकर जाए। जी। सर जी, आप एक लेखक हाँ हैं जी। और साथ साथ में अध्यापक भी हैं। लेखक के कार्य को हाँ आप जी। कैसे देखते हैं और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको लिखना चाहिए? हाँ हाँ, जिसके बारे में कि मैं 2018 की बात करूं कि मैंने पहली बार एक दो दो तीन जो लाइनें हैं वो लिखी।
तो मेरे एक मित्र हैं जो तमिलनाडु साइड है, मुझे पूरी तरह याद नहीं है उनका नाम, मुझे नाम याद है, उनका नाम है राज शर्मा। तो उन्होंने मुझे, मैंने उनको अपनी दो पंक्तियां भेजी और मैंने कहा बताइए सर ये पंक्तियां कैसी हैं। और तो उन्होंने कहा कि ये पंक्ति तो बहुत अच्छी हैं और आप ऐसा करिए इन पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। तो उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप मैंने पहली बार जो अपनी कविता है वो लिखी। जी और जी कविता का नाम था बेड़ी का दर्द। जी और कविता थी कि ऐसी कि हमारे समाज में जो स्त्री है जी। उसके पाँव में इतनी बेड़ियां हैं, रीति रिवाज रूपी बेड़ियां हैं या समाज रूपी ऐसी इतनी बेड़ियां हैं कि वो कभी आगे आगे बढ़ना चाहती है तो समाज उसको खींच लेता है, कभी घर वाले खींचते हैं, कभी बाहर वाले खींचते हैं। तो वो सोच विचार करती रहती है कि मेरी जो ये बेड़ी बांधी हुई है मेरे पाँव में, मैं कब छोड़ूं इसको। तो उसी पर कविता है। मैं चलो कुछ पंक्तियां आपको बोल के ही बताता हूँ। जरूर जरूर जरूर। मेरी पहली कविता है, ठीक है। दर्द ब्याह करते करते मैं खुद एक दर्द बन गई हूँ। कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, कुछ समझ नहीं आता। हवस के पुजारी कहाँ नहीं है, घर के अंदर देखूं या बाहर देखूं, हर जगह वही नजर आते हैं। बचपन से जो डर बैठा था आज वो दर्द बन सीने में खंजरों जैसे चुभता है। कभी दिल करता है मेरा कहीं दूर गगन में निकल जाऊं, पर फड़ी पाँव में बरसों से किस्मत की बेड़ी कैसे तोड़ उड़ जाऊं। क्या तोड़ दूं असूलों की बेड़ी और निकल जाऊं कहीं दूर। ये मेरी बहुत पहली कविता थी। बहुत शानदार सर जी, बहुत शानदार। सर जी, इसके जी, अलावा आप बहुत एक बढ़िया। अध्यापक हैं, एक अध्यापक हैं। हम्म, तो आप समाज को हाँ जी, भली हाँ जी, भांति समझते हैं, जानते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। जैसे पहाड़ों हाँ में ही जी, अगर मैं बात करूं, जो मैंने अनुभव किया है, तो वहां की जो महिलाएं हैं, अधिकतर काम महिलाओं को ही करना पड़ता है। जो पुरुष है हाँ वो जी, हाँ कम जी। काम करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, ये बात आपने सही कहा कि पुरुष चलो पुरुष जो पुरुष वर्ग है हमारा यहाँ का वो लगभग बाहर है। कोई आर्मी में गया है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। तो घर का जितना भी काम काज है, खेतों का है, सारा हमारी जो जो लेडीज है हमारी, जो माताएं बहनें वो ही करती हैं। तो इस संघर्ष में है कि पर फिर भी देखूं कि मैं अपनी नजर से देखूं तो मुझे लगता है इतना करने के बावजूद भी हमारी अध्यापिकाएं है कि घर का सारा काम करके, खेतों का काम करके, फिर भी एक अध्यापक के रूप में अपना फर्ज अच्छी तरह निभाती हैं आके विद्यालय में। सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, और भी कई क्षेत्रों में हमारी पहाड़ों की जो महिलाएं हैं वो बाहर जाती हैं। कोई एसडीएम है, कोई डीसी है, वो कार्य कर रही हैं। तो मैंने देखा वो इतने संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने अपने जो व्यक्तित्व को कभी खत्म नहीं किया है। उन्होंने ये कोशिश नहीं की है कि नहीं मैं सिर्फ घर के लिए बनी हूँ, चूल्हा चौका करूंगी और चलू जाऊँ, बस यही करना है मैंने, नहीं। वो हर बार कोशिश करती है कि मैं आगे निकलूं। और मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में, हमारे विद्यालय में ज्यादा जो लड़कियां हैं वही पढ़ने वाली हैं। हर कार्य करने में हमारे विद्यालय की लड़कियां हैं वही करेंगी। कुछ बोलेंगे करने को, सर हम करेंगे। लड़के भले ढीले हो जाएं पर लड़कों वाला काम करने के लिए वो तैयार रहती हैं। क्योंकि जो पहाड़ों का वातावरण है, पहाड़ों का जो अ, रहने सहने का ढंग है, उसमें उन्होंने इतना कुछ सीख लिया है कि वो हर कार्य को करने में तत्पर है। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा है कि औरतें पीछे रहेंगी, बेटियां पीछे रहेंगी, नहीं नहीं। अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ भी रही हैं हर क्षेत्र में। सर, एक हाँ और जी, सवाल है मेरा। सवाल ये है हाँ कि जो जी, हमारे समाज में एक जातिवाद नाम का एक कलंक जो है, जो लगातार चलता आ रहा है, और इससे हमारा हाँ समाज जी, लगातार दूषित हो रहा है। हाँ और जी। इसको आप कैसे देखते हैं, और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए हमारे समाज में जाति भेदभाव है काफी समय से, पीछे से चला आ रहा है। ये ना बोलो, ये नहीं कह सकते कि आज से चला हुआ है, पुरातन समय से चला हुआ है। इसको खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है शिक्षा। जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा रूपी गुण आ जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि वास्तव में जाति पाति कुछ भी नहीं है, धर्म अधर्म, कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है। जी मगर
ये तब भी समझ आएगा जब उसने पूर्ण रूप में शिक्षा ग्रहण की होगी। आधी अधूरी शिक्षा है वो भी समाज के लिए घातक ही साबित होती है। जैसे आधा अधूरा ज्ञान है वो घातक है, आधी अधूरी शिक्षा भी घातक ही है। तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है कि समाज में फैली हुई इन बुराइयों को खत्म कर सकती है। जी सर हाँ जी, इसके अलावा सोशल मीडिया जो है, इसका विस्तार लगातार समाज में हो रहा है, जिसके कारण हाँ से जी। कई सारी चीजें सामने भी आ रही हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, और साहित्य पर इसका प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है ये लगातार हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। जितने इसके लाभ हैं उतने नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर साहित्य के क्षेत्र में लगाएं तो कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आप देखो, आपकी भी पत्रिका है, आपको पता है बहुत सारी रचनाएं हैं कहीं ना कहीं से उठाकर आ जाती हैं। जी जी। तो जिससे कि साहित्य में जो असली चीज है, मौलिक चीज जिसने लिखी है, वो किसी को समझ में नहीं आता कि किसने लिखी हुई है। चलो, अब तो सोशल मीडिया में है कि हैशटैग कर देती हैं या अपना नाम लिख देते हैं, तो बहुत सारी जानकारी है किसी को पता चल जाती है। पर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ये भी है कि हमने किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तो झट से उसका नाम गूगल में डाला या एआई में डाला तो उसकी पूरी जानकारी आ जाती है। तो एकदम। नुकसान ये भी है कि इससे सोशल मीडिया से हमारे आने वाली पीढ़ी का जो पीढ़ी है वो इसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा कर रही है। इसमें ज्यादातर हमारी जो महिलाएं और बेटियां हैं उनका नुकसान अधिक होता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जुड़ तो जाते हैं मगर उनको इस बात का कभी नहीं अंदाजा होता कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत नहीं है। इससे कई बार वो अपने आप का नुकसान भी कर जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे ही है, वो इसी ताक में रहते हैं कि कब हम किसी का नुकसान करें। तो मैं यही इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपनी जो बेटियां हैं या बहनें हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग आप करिए, बड़ी अच्छी बात है, मगर उसका प्रयोग सदुपयोग के लिए करिए और दुरुपयोग के लिए कभी मत करिए। और अनजान जो लोग हैं उनसे आप संपर्क में मत रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जो है आजकल एआई का जमाना है। हम किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार साहित्य में गड़बड़ हो रही है एआई के माध्यम से, उसी प्रकार लोगों के निजी जीवन में भी एआई गड़बड़ कर रही है। तो हमें इसको उस ढंग से ही प्रयोग करना पड़ेगा जिससे समाज भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें, हमारा जो हिंदी साहित्य है वो भी सुरक्षित हाथों में आगे जाए। सर जी, इसके अलावा हिंदी और अदर जो मराठी भाषा है या तमिल भाषा है या कन्नड़ भाषा है, इनको लेकर एक विरोध दिखाई दे रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आप महाराष्ट्र में जाकर देखेंगे या तमिलनाडु में जाकर देखेंगे। तो इस विरोध को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक हिंदी के अध्यापक हैं, तो हिंदी को आप भली भांति हाँ जी। समझते हैं। हाँ जी। इसमें है कि हमारे उत्तर और दक्षिण भारत में हमेशा इस बात की जंग छिड़ी रहती है कि वो बोलते हैं वो हमारा हिंदी प्रदेश है, दूसरे बोलते हैं हम हमारा तमिल और कन्नड़ प्रदेश है। मगर इसमें मैं देख रहा हूँ कि आजकल थोड़ा सी सीमाएं कम होती जा रही है बॉलीवुड की वजह से। क्योंकि बहुत सारी जो हमारी मूवीज है, फिल्में हैं, पहले तो सिर्फ कन्नड़ वाली फिल्मों को या तमिल वाली फिल्मों को बिल्कुल लोग नहीं पसंद करते थे। जी। मगर आजकल आजकल मैं देख रहा हूँ कि देखो, कोई भी फिल्म आती है तमिल में आती है वो हिंदी में साथ के साथ डब हो जाती है। हम्म। और हिंदी की जो फिल्म होती है साथ के साथ तमिल और कन्नड़ में डब हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे जो एक गैप था वो खत्म होती जा रहा है, और आने वाले समय में धीरे धीरे ये इस प्रकार खत्म हो जाएगा। मैंने बोला कि सोशल मीडिया हमारा जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो है मगर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लाभदायक भी है। हमारी जो दूरियां वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहुत सारे जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो हिंदी को पसंद नहीं करते हैं कि नहीं, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, आप हमारी भाषा में बात करिए। और इधर वाले बोले कि नहीं, हमें तो कन्नड़ और ये आती नहीं है। इसके इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी हिमाचल सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें केरला के जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जानकारी मनाई जाती है, जानकारी किसी भी तरह की है, तो हम हिमाचल वाले मनाते हैं उसको। ओके। तो स्कूल में मेरे पास ही एक बात, श्रेष्ठ बात, तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि केरला के साइड में जो भी रीति रिवाज है, खाने पीने की चीजें हैं, उनकी भाषा है, उनको बच्चों की जानकारी दी जाए।
इसी प्रकार केरल में हिमाचल की और उत्तर भारत की जानकारी दी जा रही है। तो इसमें मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो धीरे धीरे इन चीजों का जो गैप है वो कम करने का जो प्रयास है वो निरंतर कर रही है। सर जी, पहाड़ी हाँ जी। राज्यों का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण है मैदानी राज्यों के मुकाबले? क्योंकि पहाड़ों में आज भी मतलब गैस सिलेंडर कम पहुंचे हैं, या आज भी इंटरनेट सुविधाएं नहीं है। आज भी लोगों को चूल्हे में ही खाना बनाना पड़ता है। आज भी लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हाँ जी, पहाड़ों में जीवन कठिन तो बहुत है। कांगड़ा तक का जो क्षेत्र है, कांगड़ा कांगड़ा मंदिर तक का क्षेत्र, वो तो लगाओ कि पंजाब की तरह थोड़ा समतल ही माना जाएगा। ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। पर अगर हम कांगड़ा मंदिर से ऊपर चले जाएं, ऊपर वाले जिलों में चले जाएं, तो वहां वाला जीवन बहुत कठिन है। आपने सही कहा कि गैस सिलेंडर भी हमारे घर तक नहीं पहुंचता है, जी। नहीं पहुंच पाता है। उसको उठाकर भी हमें लेकर आना पड़ता है। और दूसरी तरफ है कि यहाँ पर वाईफाई, जो इंटरनेट की सुविधा है, वो भी बहुत कम है। तो 2024 में यहाँ पर वाईफाई आया है, तब जाकर मैंने अपने घर में जियो एयर फाइबर का प्रयोग शुरू किया है। नहीं तो इससे पहले हमारा जो फोन का नेट था वो भी बड़ा ही स्लो स्लो चलता था। पर इसमें कि भारतीय जो संचार माध्यम है बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है कि हर क्षेत्र में जो है अपना जो नेटवर्क है वो आगे लेकर आ रहा है। मगर अभी तक कई जिलों में ऐसे गांव भी है वहां पर सड़कें नहीं है। अध्यापकों को कई बार 3, 4, 5, 10 किलोमीटर तक भी पैदल जाना पड़ता है। तो बहुत सारे अध्यापक है वो करते हैं कि नहीं, हमने ऊपर वाले एरिया में नहीं जाना है, क्योंकि वहां वाला जीवन बहुत ही कठिन है। खाने की चीजें भी मिलना बहुत मुश्किल है, कुछ लेकर आना है। आप लगाइए कि किसी का घर चोटी के ऊपर है जी। और उसने सामान लेने दुकान पर जाना है, तो वो रोज कैसे जाएगा? अगर वो एक साथ लेकर जाएगा तो 15-20 किलो लेकर भी सामान जाना बहुत मुश्किल है। अगर रोज जाएगा तो भी उसके लिए कठिन है, एक साथ जाएगा तो भी कठिन है। तो पहाड़ों में वातावरण ही ऐसा है। और जो भूगोलिक स्थिति है ये वो भी थोड़ा सा इसको कठिन बना देती है। मगर आप देखें कि हमारी सरकारें कार्य कर रही हैं, हर क्षेत्र में पानी की, बिजली की, सड़कों की जो सुविधा है लगातार हो रही है। तो धीरे धीरे जो कठिन जीवन है सरलता की ओर आगे बढ़ रहा है अब। जी। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं युवाओं के लिए जो हिंदी साहित्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो लेखन सीख रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए तो आप कह सकते हैं। जी, मैं उनके लिए ये एक ही बोलूंगा कि अगर हमें ये जीवन मिला है तो हमने इस यौवन को कभी भी खराब नहीं करना है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में निकलें। अगर आपके अंदर कुछ और गुण भी विद्यमान है तो उस गुण को निकालें, निकालें और उसको दुनिया के सामने लेकर आएं। और हिंदी साहित्य में है कि आपको कहीं ना कहीं आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे मैं अपने बच्चों को जोड़ रहा हूँ, भले आप 2 पंक्तियां लिखिए, 4 पंक्तियां लिखिए, आप कुछ विचार लिखिए, कुछ कहानी लिखिए, तो कहीं ना कहीं वो प्रकाशित होगी होगी, आज नहीं तो वो कल होगी। और एक बात हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें हर बार समझाते हैं कि हम सही रास्ते पर जाएं, भले वो हमारे अध्यापक हों, हमारे माता पिता हों, हमारे बड़े भाई बहन हों, या हमारे दोस्त हों। और जब वो समझाते हैं तो वो हमको थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमें ये बार बार क्यों समझाते हैं, हम तो गलत नहीं है, हाँ हमारा जीवन है। आजकल युवाओं का एक बहुत बड़ा डायलॉग है, हर किसी से बोलेंगे पूछेगा वो, माई लाइफ माई रूल। तो मैं बोलता हूँ, ना तो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है ही नहीं। माई लाइफ तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि माई लाइफ नहीं है। माई लाइफ, आपको लाइफ दी है माता पिता ने, माता पिता ने लाइफ दी है तो रूल भी उन्हीं का ही चलेगा। रूल आपका तब चलेगा जब अपने पाँव पर आप खड़े हो जाएंगे। जब खड़े हो जाएंगे तब आप बोल सकते हैं माई लाइफ माई रूल। मगर जब तक आप अपने पाँव पर नहीं खड़े होते, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते, आप नहीं बोल सकते। तो इसी के संबंध में जाते जाते मैं कविता सुनाना चाहूंगा। जरूर ये जरूर। हमारे कल
कल ही हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो समाचार पत्र हैं, दिव्य हिमाचल, वहां पर प्रकाशित हुई है। जी जी इसी संबंध में है कि जब कोई बड़ा समझाता है तो बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो एक बुरा इंसान क्या चाहता है, भले वो अध्यापक हो, भले वो माता पिता हो, क्या चाहता है उसी के बारे में। जी जी। तो इरशाद। बुरा इंसान बोलता है, हाँ, हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बुरे लोगों से सदा दूर रहो। हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सदा हंसते मुस्कुराते रहो। हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए। हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बुरा वक्त आने से पहले तुम संभल जाओ। हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन की हर मंजिल को फतेह करो। हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हर दुआ में शामिल हो। हाँ मैं बुरा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाद भी सदा खुश रहो। हाँ मैं बुरा हूं, चलो मैं मान लेता हूं, मैं बुरा हूं, अपने गुनाह को कबूल करता हूं, बेगुनाह होकर भी हर गुनाह कबूल करता हूं। जी धन्यवाद। बहुत शानदार सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी।